हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी। कमेंट्स मैंने देखी आप लोगों की कि आप चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का क्या करें। हम ऑब्जेक्टिव हमें समझ नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव हम कर नहीं पाते हैं। तो देखो, आप ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आपका बेसिक जो है वो वीक है। अगर आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होता तो आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि मैथ्स के ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें और एक जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हम ले जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि यदि आपने क्वेश्चन करे हैं प्रॉपर, यदि आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने एक एक कंसेप्ट को समझा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कुछ भी मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे कुछ कंसेप्ट जो है वो छूट जाते हैं, कुछ कंसेप्ट हमको आते नहीं हैं, कुछ फॉर्मूले जो है हम लर्न नहीं करते हैं, तो उससे हमें क्या लगता है कि ऑब्जेक्टिव हमसे बनते नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो यही है। और सच्चाई बताऊँ, ये होता है कि ऑब्जेक्टिव जो प्रिपरेशन ही नहीं की है। क्यों नहीं की होती है? क्योंकि एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि चलो अपना तो एग्ज़ाम हॉल में जुगाड़ हो जाएगा, या फिर क्या होता है कि हम पास में बैठे होते हैं तो एक दूसरे से काम चल जाता है। ज़्यादातर एमपी बोर्ड में यही होता है। तो चलिए, खैर ये तो मजाक की बात थी। अब हम ऑब्जेक्टिव कैसे करें, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए एनालिसिस किया है और आपके लिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर किए हैं और मैं आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको विद कंसेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं अब कई कंसेप्ट के साथ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है कि एक जैसे हर साल पूछें। एक जैसे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो केवल कुछ ही चैप्टर में पूछे जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव हर साल चेंज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज जो है वो ऑब्जेक्टिव समझेंगे विद कंसेप्ट। तो आज यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर 4 चैप्टर मेन लिए हैं आपके, जो कि ऑब्जेक्टिव के हैं और जो ज़्यादा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज यहाँ पर रखते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसमें से आएंगे। और आपका इंटीग्रेशन है उसमें 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें यहाँ पर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और प्रोबेबिलिटी है उसमें 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आज हमने यहाँ पर जो है वो टोटल 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव का मैंने पोर्शन लिया है। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो 10 नंबर का जो पोर्शन आपका यहाँ रह जाएगा, उस 10 नंबर के पोर्शन को मैं नेक्स्ट जो लेक्चर में आपको उसको बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर देखते हैं कि एक एक चैप्टर से कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आएंगे। तो पहला यहाँ पर जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वो किन किन बेसिस पर आते हैं। जो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पर वो है रेट ऑफ चेंज एरिया। इसका मतलब यहाँ ये है कि एक ऑब्जेक्टिव इसमें मैंने देखा है कि 100% आता है कि रेट से 100% एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन भी आता है और एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो बहुत ही सिंपल आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि सर्कल का एरिया जो है आपको विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। यानी कि रेट निकालना है आपका एरिया का। रेट आपको चाहिए एरिया का जब यहाँ पर आपको रेडियस कितनी दे दी हो, 3 सेंटीमीटर हो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि सर्कल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इसकी और होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2πr। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दिया कि 3 सेंटीमीटर पर हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2π × 3, तो इस तरीके से यह आ जाएगा आपका 6π सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो मेनली जो क्वेश्चन यहाँ पर रेट वाला आएगा वो सर्कल से ही आएगा, और कभी आ जाए तो कभी स्क्वायर वगैरह से आ सकता है, बट जो मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो सर्कल का ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेकेंड कंसेप्ट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी बनता है कि आपको कोई भी एक फंक्शन दे दिया, जैसे मैं मान लेता हूं कि एक sin x फंक्शन आपको दे दिया और बोल दिया गया कि sin x फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब sin x फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो एक्चुअल में पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। तो जब भी कोई अगर फंक्शन यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये x डैश y डैश। तो जब भी x की वैल्यू बढ़ रही हो, मतलब x से ऐसे बढ़ रहा हो और y भी बढ़ रहा हो, मतलब जब x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू बढ़ रही है, y का मतलब क्या लिख सकते हैं, fx से भी लिख सकते हैं। जब x भी बढ़ रहा हो और जब fx भी बढ़े, ओके,
यानी एफ एक्स से भी बढ़ रहा है, एफ एक्स ही बढ़ रहा है, तो क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि जब एक्स से भी बढ़ रहा हो एंड एफ एक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वाई होता है। ओके, एफ एक्स से भी यहाँ पर इंक्रीज हो, और जब एक्स से कम हो और एफ एक्स से भी क्या हो, कम हो, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो जाएगा। और जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो, और जब यहाँ पर मान लेते हैं कि जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो और एफ एक्स से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। मतलब कि यदि दोनों बढ़े तो भी इंक्रीजिंग, दोनों घर कम हो तो भी इंक्रीजिंग, और दोनों यदि अपोजिट हो, एक एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एफ एक्स की वैल्यू कम हो रही है, यदि एफ एक्स की वैल्यू कम हो रही है तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर इस तरीके से अपोजिट आ जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और इसका यहाँ पर जो एक और कंसेप्ट है वो ये है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 हो तो वो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ओके, और जब यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स यहाँ पर लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यदि आपको एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि साइन एक्स जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, या कई बार ऐसा बोल देते हैं कि जैसे साइन एक्स जो है वो 0 से पाई में इंक्रीजिंग है, ये ट्रू फॉल्स आपको बताना है। क्या अब आपको इसका बेसिक ही नहीं पता है, अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं आपका एक एक जो है बेसिक यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, और 90%, 100% तो नहीं कह सकता मैं कि 90% मैं आपको जो पढ़ाऊंगा इन दोनों लेक्चर के अंदर उस पर बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे। अब जैसे यहाँ पर साइन एक्स है 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से लेकर अगर हम पाई तक बात करें तो ये होता है यहाँ पर 0, यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ पर है पाई, और यहाँ पर होता है 3π/2, और यहाँ पर होता है 2π। अब इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा, देखो 0 से लेकर π/2 तक यदि आप देखोगे तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एफ एक्स से भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 0 से लेकर π/2 तक जो साइन एक्स है वो क्या है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर π/2 से पाई तक की, सॉरी π/2 से लेकर 3π/2 तक, तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, कम हो रहा है, तो यहाँ पर होगा डिक्रीजिंग। और यहाँ पर हम बात करें 3π/2 से लेकर तो 2π तक, तो वापस क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 से पाई तक यदि क्वेश्चन बोला गया है कि साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंटरवल क्या दीजिए आपको, 0 से पाई तक, तो नहीं, ना तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों हो रहा है ना, फिक्स हम नहीं कह सकते कि इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि उसी में डिक्रीजिंग भी हो रहा है। तो और यदि यही स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 0 से लेकर π/2 तक जो साइन एक्स है वो इंक्रीजिंग है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है, 0 से लेकर π/2 तक जो है वो इंक्रीजिंग है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। ओके, और वहीं जैसे एक क्वेश्चन में मान लेता हूँ कि e की पावर x, अब कई स्टूडेंट्स को इसका ग्राफ e की पावर x का भी नहीं पता होगा। अब e की पावर x है, जैसे अब इसमें बोल दिया है कि e की पावर x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, अब कैसे पता करेंगे। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या पता है, यहाँ पर जो मैंने कंसेप्ट अभी बताया वो भी नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है, ग्राफ के थ्रू यहाँ पता चलेगा कि डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। अब इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं और आपका बेसिक नहीं होता है, कमजोर है, तो बताओ कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो देखो e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनेगा। तो e की पावर x का जो ग्राफ होता है ये x एक्सिस है, ये है यहाँ पर y एक्सिस, और यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। ओके, अब इस तरीके से जो ग्राफ बनता है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x की वैल्यू भी बढ़ रही है और धीरे धीरे एफ एक्स से भी बढ़ रहा है, मतलब कि e की पावर x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब ये अगर आपसे बोल दिया ट्रू फॉल्स में तो बिल्कुल ट्रू होगा, वहीं डिक्रीजिंग बोल दिया जाता तो फॉल्स हो जाता। ओके, यहाँ पर इंटरवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ से जहाँ चालू हो रहा है ये, तो हमेशा ये बढ़ता जा रहा है, कहीं भी कम यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैंने जैसा आपको बताया कुछ इंटरवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में जो है इंक्रीजिंग है। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो स्लोप वाला है। इस स्लोप वाले कंसेप्ट से भी क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव एक आता है यहाँ से भी, है ना। और देखो मैं यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट बता रहा हूँ इनसे ऑब्जेक्टिव भी आपके आ सकते हैं और क्वेश्चन भी।
तो अगर ये कंसेप्ट आप समझते हैं तो कोई नुकसान नहीं है कि आपका यहाँ पर देखो ये ना, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो टोटल 11 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है और 3 मार्क्स के यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है 2। अगर आप कंसेप्ट समझते हैं तो आपके 6 नंबर वहाँ भी अच्छे से मिलेंगे आपको। तो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना है जिससे आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए और अपना 11 नंबर का पोर्शन जो क्लियर हो जाए। तो 11 नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है करेंगे, नेक्स्ट जो कंसेप्ट अब हम समझेंगे वो है यहाँ पर स्लोप के बारे में। तो स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताइए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताइए। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू जैसे x स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर हमें बताना है 8 1, 1 पर आपको क्या बताना है, स्लोप बताना है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब यहाँ पर आपको स्लोप बताना है। देखो जब भी स्लोप बताना हो ना तो बहुत सिंपल सा काम है, डिफ्रेंशिएशन करना है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन इसका कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। अब यहाँ पर इस पॉइंट की बात करी गई है तो पॉइंट यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस प्रकार ये आ गई आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ गई वो 2 आ गई। और यहीं पर जो है अगर आपको कहीं बोल देते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी। तो नॉर्मल की स्लोप निकालना बहुत आसान है। कंसेप्ट देखो, वैसे अगर मैं नॉर्मल के लिए बात करूँ तो नॉर्मल के लिए क्या होता है, यहाँ पर अगर ये dy अपॉन dx है तो वहाँ होगा माइनस dx अपॉन dy। तो जब भी यदि कोई क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप पहले क्या करें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लें। जैसे 2 आ गई, अब मुझे यहाँ पर नॉर्मल की स्लोप चाहिए तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लो। 2 का कितना हो गया 1/2 और प्लस है तो माइनस कर दिया। तो यहाँ पर ये जो स्लोप आ गई है किसकी आ जाएगी, आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अब जैसे मैं जैसे अगर आपको दे दिया यहाँ पर -2/5, ओके, ये आपको जो स्लोप किसकी दे रखी है, यहाँ पर टेंजेंट की स्लोप आपको दे रखी है। क्योंकि आप टेंजेंट की स्लोप निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब यदि आपको नॉर्मल की निकालना है तो नॉर्मल की आप कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर दें। 2/5 है तो मैंने क्या लिख दिया, 5/2 लिख दिया और साइन चेंज कर दें। माइनस है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो स्लोप आ गई यहाँ पर नॉर्मल की आ गई। तो इस प्रकार यहाँ से स्लोप में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कंसेप्ट से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है मैक्सिमा और मिनिमा। तो थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पर क्या होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, f' को 0 करते हैं। मतलब कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और यदि मान लिया जाए कि अगर f' को 0 पुट करा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है, वो आ रही है यहाँ पर जैसा कि मतलब कि 8x = x1 एंड x2। x1 और x2 पर क्या हो रहा है, जो फंक्शन है, फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 हो रहा है। तो यहाँ पर ही एक जगह मिनिमम और एक जगह मैक्सिमम यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन, हम फिर क्या करेंगे, इसमें डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। f डबल करा यहाँ पर x, और यदि ये लेस देन 0 आ गया, मान लिया जाए कि मैंने x की जगह x1 रखा, x1 कहाँ से आएगा, जब हम इसको f' को 0 पुट करेंगे तब आएगा। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि x1 रखा और x1 रखने पर लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आने पर मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 8x1 जो है f(x) से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 8x1 f(x) से मैक्सिमम होगा। और यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, जो मैक्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी f(x1), यानी कि x के प्लेस पर हम डायरेक्टली x1 रख देंगे। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर ऐसे करते हैं हम, है ना। और जैसे अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, अगर मैं x2 रखूँ मान लिया जाए और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 8x2 f(x) इज मिनिमम। ओके, और जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगी वो क्या होगी, f(x2), मतलब जिस वैल्यू पर मिनिमम हो रहा है उस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, जो मेन फंक्शन आपको दे रखा है उसमें हम रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, f(x) = x² + 2x + 1। ओके, यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर f' से निकालेंगे और इसको 0 कर देंगे।
यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हुआ 2x इक्वल्स टू -2, 2 से 2 हुआ कैंसल, x इक्वल्स टू -1 यहाँ पर। अब देखो, अब ये तो इन्होंने बोल दिया मिनिमम वैल्यू। कभी क्वेश्चन यहाँ दे दिया जाता है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले, या तो मिनिमम या मैक्सिमम, वो आपको पता करना है कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका डबल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एफ डबल से मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक बार डिफ्रेंशिएशन करा तो 2x आया था, अब करा तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। अगर आता तो हम यहाँ पर -1 रख के चेक करते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि एफ डबल डैश अब जब 2 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और जब एफ डबल x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑलवेज एफ एक्स यहाँ पर क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू ही बताएगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो हमें x की वैल्यू कौन सी पता चली थी, -1। तो आप क्या करेंगे, एफ -1, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर -1 का स्क्वायर 2 × -1 + 1, ये 1, ये -2, ये 1। तो इस तरीके से क्या आ गया यहाँ पर 0। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। और स्टूडेंट्स मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको इतना सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी पूछे आपसे, मिनिमम पूछे मैक्सिमम पूछें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो सिंपल पूछा जाएगा अगर इसमें पूछा जाएगा। तो आप तो क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन कर देना, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू निकाल देना, जैसे कि x की वैल्यू आ गई, और सीधे सीधे इसको यहाँ पर पुट कर देना। ये डबल डिफ्रेंशिएशन के चक्कर में मत आना फिर, ठीक है। अगर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप क्या करना, डायरेक्ट रख देना, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डायरेक्ट रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो इसके ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर इस प्रकार से आ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेशन में जो है कैसे आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि मेनली जो आते हैं वो फॉर्मूले आते हैं। ओके, तो मेन यहाँ पर मैं आपको 10 फॉर्मूले बताऊंगा जिनको आपको बिल्कुल रट लेना है। और वैसे तो आपको सभी फॉर्मूले इंटीग्रेशन के याद होना चाहिए, बट मैं आपको जो 10 बिल्कुल ऐसे आईएमपी फॉर्मूले बताऊंगा जिसमें से मैच द कॉलम आपकी आ जाएगी। तो मेनली, और उन 10 में से भी ये 6 जो लिखे हुए हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेरी मोस्ट आईएमपी है। और आपको जो है टेलीग्राम से मिल ही गया होगा, वैसे तो फॉर्मूले की सीट आपको मिल गई होगी टेलीग्राम से। तो यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1/रूट में a² - x² dx, यहाँ पर इसका क्या होगा, साइन इनवर्स x/a। सेकेंड यहाँ पर फॉर्मूला है 1/रूट में x² - a² dx, तो उसका क्या आ जाएगा आपका log x प्लस रूट में x² - a²। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब यहाँ पर x² - a² आएगा तो log आएगा, और जब यहाँ a² - x² आएगा तो साइन इनवर्स यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, 1/रूट में x² प्लस a², तो यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस रूट में x² प्लस a²। फोर्थ जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, 1/x² प्लस a² dx, तो इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस यहाँ पर कांस्टेंट। फिफ्थ फॉर्मूला जो है 1/x² - a² dx, तो ये जो इक्वल आ जाएगा 1/2a log x - a/x प्लस a प्लस c। सिक्स्थ जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx इक्वल्स टू होगा यहाँ पर 1/2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस c। तो जब भी यहाँ क्या होगा, जब a² - x² आएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है a पहले आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस x, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर a माइनस x। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो 7 वाला फॉर्मूला है वो होगा यहाँ पर 1/x रूट में x² - a² dx, ये यहाँ पर होगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, 8 वाला जो फॉर्मूला है रूट में a² - x² dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 x रूट में a² - x²। यहाँ पर क्या होता है कि इसको एक्चुअल में यहाँ पर एज इट इज लिखा जाता है प्लस a² साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन रूट में a² प्लस x² dx इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पर जो है
एक्स रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगा 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये 10 जो फॉर्मूले हैं बहुत आईएमपी है और इन 10 फॉर्मूले से यहाँ पर मैच द कॉलम आती है ज़्यादातर। और इसमें मैच द कॉलम में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन लिखा रहेगा और राइट हैंड साइड में जो पोर्शन यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, तो पहले आप क्या करें कि आपको मान लिया जाए कि कुछ भी एक फॉर्मूला यहाँ पर यह वाला दे दिया है, आप इधर देखना ही मत, आप इसको हाइड कर देना और पीछे जो कॉपी जो आपकी होगी वहाँ पर उस कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज पर जो आपका रफ वर्क होगा वहाँ पर आप खुद पहले फॉर्मूला लिख के बना लेना। क्योंकि अगर आपने यहाँ फॉर्मूला देखे और आपने यहाँ मैच करने लगेंगे तो मैच करने में क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात 100% ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि वो इधर भी देखते हैं इधर भी देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो फार्मूला आप इधर देख रहे हैं कि आप इधर ये लिखा हुआ है इसका फार्मूला क्या होगा, तो आप पहले क्या करें कि खुद जो है उसको कॉपी में पीछे लिख लें, यदि याद है तो। और नहीं याद है तो आप देखेंगे ही सही वो, लेकिन अगर आपको अच्छे से याद है तो आप पहले कॉपी में इसको खुद देखें, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूजन है आप बिल्कुल भी जिससे कन्फ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि एक तो फॉर्मूले आते हैं और कभी जो एक आध यहाँ पर जो एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी आ जाता है कि जैसे आई इक्वल्स टू आपको दे दिया यहाँ पर 2 से 3 1 से dx। ये मैं केवल एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर sin x से भी हो जाता है जब एंगल दे दे 0 से लेकर 30 डिग्री, तो उस टाइप का यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो x का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे x² 2 से लेकर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5/2। तो इस प्रकार से भी एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आपको मेन फार्मूले अच्छे से लर्न कर लेना है और कुछ बेसिक क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आराम से यहाँ पर 5 नंबर का जो है आपका 6 नंबर का जो इंटीग्रेशन है वो आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो ज़्यादातर यहाँ पर थ्योरेटिकल आते हैं, यानी कि आपको थ्योरी में दिया जाएगा और मेनली इसके अंदर जो है फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो ज़्यादा आते हैं। और एक टाइप के इस टाइप के भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि जब x से ग्रेटर देन 2 है एंड y ग्रेटर देन 2 है तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट यहाँ पर बताना है और आपको कुछ सिंपल डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फिजिबल रीजन क्या होता है। ये सब चीज़ें जो है आपको लैंग्वेज जो है बुक में होती है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो मैंने अभी जो है यहाँ पर परीक्षा बोर्ड में केवल मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ मैं आपको एग्जाम्पल लेने के लिए, एग्जाम्पल मतलब किस तरीके के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर परीक्षा बोर्ड में से आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। और देखो परीक्षा बोर्ड पे पूरा डिपेंडेंट मत होना, हाँ ये है कि कुछ इसके अंदर अच्छे हैं जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह इसके अंदर अच्छा दे रखा है, बट फिर भी आप मेरी मानना तो आप बुक से भी क्या करेंगे, बुक से भी जो है आप थोड़ी सी वहाँ पर थ्योरी जरूर पढ़ना क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आना है। ओके, और यहीं पर एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग में भी क्या होगा कि आप जब करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी होगा और आपको अचानक से याद नहीं आएगा और आपने पढ़ा होगा तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हम बात करें यदि कि द फंक्शन हुज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इज टू बी फाउंड सब्जेक्टेड टू गिवन लीनियर कांस्टेंट इज कॉल्ड, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर कहते हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज टू बी फाउंड, जिसकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लीनियर कांस्टेंट मतलब एक लीनियर वहाँ पर केस में, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको p इक्वल्स टू देगा यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि p इक्वल्स टू 2x + 3y, तो ऐसे फंक्शंस, ये जो फंक्शंस होते हैं कौन से होते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस यहाँ पर होते हैं। तो इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आ सकता है, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जैसे आप जब ग्राफ से क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्या होता है कि वहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती है। ऐसे जब आप, तो जहाँ पर जैसे ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, एक वैल्यू यहाँ पर मिनिमम हो गई, तो जब वो ग्राफ आता है तो वहाँ पर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
जो होती है, तो उसको हम वहाँ पर क्या कहते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, द ग्राफ एक्स ग्रेटर देन, द ग्राफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज सिचुएटेड इन द, कौन से, जब एक्स अगर आपको 0 से ज़्यादा अगर बोल दिया जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर इस तरीके से आ सकते हैं। और एक सबसे जो आईएमपी क्वेश्चन होता है वो होता है फिजिएबल रीजन वाला, फिजिएबल रीजन। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि फिजिएबल रीजन वाला जो क्वेश्चन, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार जो है यहाँ पर आ चुका है पहले भी। तो फिजिएबल रीजन क्या होता है, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाई ऑल कॉन्स्टेंट्स। ऑल कॉन्स्टेंट का मतलब आपको जितनी भी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी हो, क्योंकि आपने जब ये चैप्टर किया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी यहाँ पर कंडीशन होती है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल लेस देन 3। तो यहाँ पर जितनी भी आपको कंडीशन दे रखी हो, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाई ऑल कॉन्स्टेंट इंक्लूडिंग द नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट। नॉन निगेटिव का मतलब जहाँ पर x से भी ग्रेटर देन 0 हो और y भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड फॉर द प्रॉब्लम, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फिजिएबल रीजन यहाँ पर होता है। तो फिजिएबल रीजन कौन सा होता है, जहाँ पर जितनी भी कंडीशन दे रखी, यानी जितने भी कॉन्स्टेंट आपको इस टाइप के वहाँ पर दे रखें, वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। यदि वो सेटिस्फाइड है तो वो वहाँ पर क्या होगा, फिजिएबल रीजन, उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फिजिएबल रीजन कहेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि बेसिक आपको छोटा मोटा कोई क्वेश्चन दे दे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का, तो वो भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो वो आप कर ले केवल लीनियर प्रोग्रामिंग में, क्योंकि 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में जो है 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सबसे जो यहाँ पर वेरी मोस्ट आईएमपी जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर ये है कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर तो 1 के बीच में होती है। ओके, तो 0 से लेकर 1 के बीच में जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, कई जो है फॉर्मूले भी आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ये ले लेते हैं यहाँ पर कंडीशनल जो फार्मूला है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी है। तो इस टाइप का एक फॉर्मूला आ सकता है। और साथ ही यहाँ पर इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है तो उसके न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 1/3 यहाँ पर कर देंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, जैसे PE प्लस PE बार, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी, तो उन दोनों का सम यहाँ पर कितना होता है, 1। तो यदि हमें यहाँ पर PE बार निकालना हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस PE। तो 1 माइनस यहाँ पर PE क्या हो जाएगा, जैसे P आपको यहाँ पर दे दिया 1/3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2/3। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे या आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड यहाँ पर जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे देंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर देंगे आपको। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी के भी जो है ऑब्जेक्टिव देख लिए, और आज हमने यहाँ पर 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो है वो समझे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव और भी समझेंगे। और प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो यहाँ पर कैसा लगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।